सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11 की आरोह पुस्तक के दूसरे अध्याय मियां नसीरुद्दीन, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती, का अध्ययन करेंगे। मियां नसीरुद्दीन कृष्णा सोबती। पहले हम इसका लेखिका का परिचय। कृष्णा सोबती जन्म 18 फरवरी सन 1925, गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान। प्रमुख रचनाएं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, हम हशमत, शब्दों के आलोक में। प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का श्लाघा सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार। मृत्यु 25 जनवरी 2019। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की एक विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों, संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव, भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का पाकमन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो बच्चों, अब हम अध्ययन करेंगे मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नान भाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पक्का चेहरा, आंखों में काइयां, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ मियां ने नजर उठाई। फरमाइए, झिझक से कहा। आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियां नसीरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। इल्म का मतलब होता है बच्चों ज्ञान। भाई, अलग अलग प्रकार की रोटियां बनानी आपने कहाँ से सीखी है। मियां नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहिब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास या आईना साज के पास? क्या मीना साज के पास या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा?
क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। भी जब लेखिका ने पूछा ना मियां नसरुद्दीन से कि आपने ये कहाँ से सीखी है रोटी बनानी, तो उनको इस बात पर थोड़ा गुस्सा आ गया। बोले भी मैं कहीं और थोड़ी ना जाऊंगा, हमारा तो काम ही रोटी बनाने का है। हाँ, इल्म की बात पूछे तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। वालिद यानी पिता। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। उन्होंने कहा अख्तियार करने का मतलब होता है बच्चों कि भाई, उन्होंने कहा भी हम कोई काम सीखने के लिए कहीं गए नहीं, बल्कि मेरे जो पिता थे उनसे ही मैंने ये रोटी बनाने का काम सीखा है। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उनके ठिये पर। मतलब जब मैं मुझसे पहले मेरे पिता इस गद्दी पर बैठते थे, अब मैं बैठने लग गया। आपके वालिद मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियां बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियां कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी तो कोई नसीहत याद हो? नसीहत का है कि मियाँ काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। मतलब उनका कहने का था भी खाली सिखा ज्ञान देने से नहीं आता है, ज्ञान को हमें सीखना पड़ता है। बजा फरमाया। पर यह तो बताइए कि जब आप इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसीरुद्दीन ने जल्दी जल्दी दो तीन कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो दिए देता हूँ। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। बच्चों, जैसे हम हमारे हिंदी के अंदर क ख ग घ अड़े पढ़ते हैं, वैसे ही उर्दू में अलिफ बे ये उनकी वर्णमाला है। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है, समझे साहिब? एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी बात बीच में ही छोड़ सामने से गुजरते हुए मीर साहब को आवाज दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया। मियाँ, अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे न? इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हूँ। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन तीन जमातों का क्या हुआ? क्या हुआ उन तीन क्लासों का? अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए, उन दो तीन जमातों का क्या हुआ? जमात का मतलब होता है क्लासें, कक्षाएं का क्या हुआ? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा एक क्या साफ न था? लो साहिबों, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आंच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मतलब जब उन्होंने कहा ना कि भी पहली में नहीं बैठा, दूसरी में नहीं बैठा, तीसरी में नहीं बैठा, तो सीधा ही बैठ गया, तो उनका कहने का मतलब है भी सारे काम ही पहले सीख कर, यानी क्रम से ही हम आगे की और किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मियाँ नसरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसे देखा किए कि हाँ, उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मंजे अंदाज से कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। सिर हिलाया, है साहिब, माना? मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ ने घूरा। बहुतेरे, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँपना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो आग से पके, न आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज? क्यों न बनती साहिब, बनी, और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया है, रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले,
यह हमने बताएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है न कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी हो गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर भी पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका। कहावत ये सच्ची भी है कि मियाँ ने तरेरा और क्या झूठी है। आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम। झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे। सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया न आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, उसको कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही पूछिएगा, जान तो न ले लेंगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके हैं। फिर जैसे अपने से ही कहते हों, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर। क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले कि न मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन पाए। आया तो कहा, अब यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका। वह बात तो पहले हो चुकी न। हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? कह दिया न कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफी नहीं? हम खिसियानी हंसी हंसे। है तो काफी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किससे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। वक्त से तो वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ना, उनका नाम कौन नहीं जानता। जहाँ पना बादशाह सलामत ही है ही न। कौन से? बहादुर शाह जफर की? मियाँ ने खींच कर कहा। फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाकखाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो, काम से निपटे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें। आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखे मजमून ने छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मण आटे की मजूरी, 4 रुपये मण मैदे की मजूरी। हाँ, ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कदरदान जो खाना पकाने खाने की कद्र जाना करते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। यानी कि अब जो मियाँ नसरुद्दीन थे उनको लेखिका की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी और उन्होंने अपनी रोटी, और लेखिका उनके पास गई थी रोटी जानने की कला जानने के लिए। तो बच्चों, यहीं पर हमारे अध्याय का समापन होता है। धन्यवाद।